देश में कृष्ण ने अपनी लीलाओं का विस्तार किया वह देश है भारत। जिस देश में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भाइयों का जन्म हुआ वह देश है भारत। जिस देश में गंगा जमुना तहजीब को पूजा जाता हो वह देश है भारत। जिस देश में हर स्त्री को माँ और दुर्गा के रूप में पूजा जाता हो वह देश है भारत। अनेकताओं में एकता को मानने वाला देश है भारत। लेकिन आज हम इस देश की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज इस देश की भावनाओं को लोग खंडित कर रहे हैं। खंडित ऐसे कर रहे हैं कि लोग जिस देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, हजारों लोगों का नरसंहार हुआ, तब जाकर ये देश का निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी इस देश के 2 टुकड़े कर दिए गए। ऐसा क्यों हुआ? चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से यह विनम्र रूप से निवेदन है कि चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। बोलिए भारत माता की जय। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूरी दुनिया हिल गई। देश राइफलों और गोला बारूद का भंडार जमा कर रहे थे। पोलैंड पर हिटलर के आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत ने लोगों के बीच विभाजन को जन्म दिया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को एहसास हुआ कि जापानी भारत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनके राज्य भारत को जीतकर अंग्रेज से मुकाबला करने पर अड़े हुए थे। इसी कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए विभिन्न आंदोलन और रैलियों का भी शुरुआत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई विद्रोहों और हड़तालों के बाद भारतीयों ने अंग्रेजों को एकजुट करने और उन्हें खदेड़ने में कामयाबी हासिल की ताकि वे यहाँ से चले जाएं। हालांकि ब्रिटेन की संसद द्वारा जारी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भारत की सीमाओं के भीतर विभाजन के लिए कहा गया। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन और सत्ता के लिए त्वरित हस्तांतरण के लिए भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या का हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में यह हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में प्राप्त हुए। माउंटबेटन योजना के कुछ ऐसे भी मुख्य प्रस्ताव थे जिन्हें हमें अवश्य रूप से जानना चाहिए। इनमें सबसे जो प्रमुख था वो ये था कि भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा, बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाएगा और उत्तर पूर्व सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और रियासतों को यह छूट होगी कि वे या तो पाकिस्तान में या तो भारत अधिराज्य में सम्मिलित हो जाएं या यथास्थित रहें। भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन नियत किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जुलाई 1947 में पारित किया, जिसमें वे प्रमुख प्रावधान शामिल थे जिन्हें माउंटबेटन योजना के दौरान आगे बढ़ाया गया था। सभी राजनीतिक दलों ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 आयोगों का ब्रिटिश सरकार ने गठन किया, जिनका कार्य विभाजन की देखरेख और नए गठित होने वाले राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को निर्धारित करना था। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 छोटी और बड़ी रियासतें थीं। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस संदर्भ में कठोर नीति का पालन किया और 15 अगस्त 1947 तक जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी रियासतों ने विलय पत्र में भारत के साथ हस्ताक्षर कर दिए। गोवा पर पुर्तगालियों और पौंडुचेरी पर फ्रांसीसियों का भी अधिकार था। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य यानी जमहूरियत पाकिस्तान और 15 अगस्त को संघ यानी भारत गणराज्य की स्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इस दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन यानी श्रीलंका और बर्मा यानी म्यांमार को भी अलग कर दिया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जा सकता। इस तरह 1971 में पाकिस्तान और विभाजन के बाद बांग्लादेश की स्थापना भी हुई। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे से तनिक भी प्रभावित नहीं हुए।
15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई थी ताकि आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय यानी लुइस माउंटबेटन को कराची और नई दिल्ली दोनों जगहों की रस्मों में हिस्सा लिया जा सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान कई हिंसाएं हुई और उसमें करीबन 10 लाख लोग मारे गए। करीब 2 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ले ली। इस बंटवारे के दौरान दोनों पक्षों में बहुत ज़्यादा हिंसा भी देखने को मिली। दोनों पक्षों में हिंसाओं में महिलाओं को सबसे अधिक नुकसान हुआ। दोनों पक्षों ने यहाँ तक कि एक दूसरे से वादा किया कि दंगों के दौरान अपहरण और प्रताड़ित की गई महिलाओं को वापस लाने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने दावा किया कि 55,000 हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण किया गया और वहीं पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि दंगों के दौरान लगभग 12,000 मुस्लिम महिलाओं का अपहरण किया गया। पहले के दंगों के विपरीत कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे दंगों में महिलाओं को शिकार बनाया गया। नोआखली हिंसा के दौरान कई हिंदू महिलाओं का अपहरण किया गया। 1946 में भारत में बिहार में मुसलमानों के नरसंहार के दौरान महिला विरोधी हिंसा हुई। पटना जिले में ही हजारों अपहरण कर लिए गए। बिहार में हिंदू महिलाओं को कुएं में कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी। 16 नवंबर 1946 में गढ़मुक्तेश्वर शहर में मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, उनका जुलूस निकाला गया। अमृतसर में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली। अधिकांश हिंदू और सिख महिलाओं ने इस भय से भारत वापस जाने से इनकार कर दिया कि उनके परिवार ने उन्हें कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। वही डर से मुस्लिम महिलाओं में भी था, लेकिन वे ज़्यादातर परिवार द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त की गई थी, लेकिन हिंदू महिलाओं को इसमें सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा। भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग समूहों में बांट कर रखा है। उनकी कुछ नीतियां हिंदुओं के प्रति भेदभाव करती थी तो कुछ मुसलमानों के प्रति। 20वीं सदी आते तक मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे और हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेष अधिकार देने और हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने लगे हैं। इसलिए भारत में जब आज़ादी की भावना उभरने लगी तो आज़ादी की लड़ाई को नियंत्रित करने में दोनों संप्रदायों के नेता में होड़ सी लग गई और परिणाम स्वरूप सन 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था कि मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से कम अधिकार उपलब्ध थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे रखी। परिणाम स्वरूप 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। 1935 में सिंध प्रांत की विधानसभा में यह मांग फिर से उठाई गई। इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना की इस मांग का समर्थन करते हुए कहा, इस समय तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेसी नेताओं ने मुसलमानों के हित पर ध्यान नहीं दिया। लाहौर में 1940 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में जिन्ना ने यह साफ तौर पर कह दिया कि वो दो अलग राष्ट्र चाहते हैं। उन्होंने कहा, हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म, विचारधाराएं, रीति रिवाज और साहित्य बिल्कुल अलग हैं। एक राष्ट्र बहुमत में और दूसरा अल्पमत में, ऐसे दो राष्ट्रों को साथ बांध कर रखने से असंतोष बढ़ रहा है और अंत में ऐसे राज्य की बनावट का विनाश होकर रहेगा। हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के प्रबल विरोधी थे, लेकिन मानते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद है। सन 1937 में प्रयागराज में हिंदू महासभा के सम्मेलन में एक भाषण में विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं, यहाँ पर दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। कांग्रेस के अधिकतर नेता पंथ निरपेक्षक थे और संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन करने के विरुद्ध थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं, उन्हें साथ रहना चाहिए, उनका विभाजन घोर अपराध है। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी आत्मा इस विचार के विरुद्ध विद्रोह करती है कि हिंदू मुसलमान दो विरोधी मत और संस्कृतियां हैं। ऐसे सिद्धांत का अनुमोदन करने के लिए ईश्वर को नकारने के समान है। बहुत सालों तक गांधी और उनके अनुयायियों की कोशिश यही थी कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर न जाएं और इस प्रक्रिया में हिंदू मुसलमान दोनों गर्म दलों के नेता ने बहुत से चिढ़कर रह गए। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति शक को और बढ़ा दिया।
मुस्लिम लीग ने सन अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए, जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए, बहुत से घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह से युद्ध की स्थिति में न आ जाए। बात करें विभाजन की प्रक्रिया की, तो भारत के विभाजन के ढांचे को 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल कर दिए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गई कि वे चुने कि वे भारत या पाकिस्तान किसमें शामिल होना चाहते हैं। अधिकतर राजाओं ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राजाओं के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना, उनके एकीकरण में काफी विवाद हुआ। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाल ली। स्वतंत्रता के समय भारत में 3 तरह के क्षेत्र थे। पहले ब्रिटिश भारत क्षेत्र के ये लंदन के इंडिया ऑफिस तथा भारत के गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में थे। दूसरे देसी राज्य यानी प्रिंसली स्टेट। तीसरे नंबर पे फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेशक क्षेत्र यानी चंदनगर, पौंडीचेरी, गोवा आदि। इन सभी क्षेत्रों को एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकीकृत करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य था। भारत सरकार ने समय समय पर इन लक्ष्यों को कमोबेश हासिल भी किया। सन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भारत स्वतंत्र रियासतों में बटा हुआ था। 15 अगस्त 1947 की तारीख लॉर्ड लाउ माउंटबेटन ने जानबूझकर तय की थी, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा समर्पण करने की दूसरी वर्षगांठ थी और 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था। तब माउंटबेटन सेना के साथ बर्मा के जंगल में थे और इसी कारण वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के लिए तय किया। किंतु भोपाल के लोगों को भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए बाद में 2 साल और इंतजार करना पड़ा। तब सरदार पटेल, जो कि गृह मंत्री हुआ करते थे भारतीय, लगभग 562 देसी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा और भारत को मौजूदा स्वरूप दिया। एक कुशल प्रशासक होने के कारण कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें लौह पुरुष के रूप में भी याद करता है। आजादी प्राप्ति के दौरान भारत में करीब 562 देसी रियासतें थी। सरदार पटेल तब अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री के साथ देश के गृह मंत्री भी थे। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर सभी 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति भी थी। वास्तव में माउंटबेटन ने जो प्रस्ताव भारत की आज़ादी को लेकर जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, उसमें यह प्रावधान था कि भारत के 565 रजवाड़े भारत या पाकिस्तान में किसी एक विलय को चुनेंगे और वे चाहे तो दोनों के साथ न जाकर अपने को स्वतंत्र भी रख सकते थे। इन 565 रजवाड़ों में, जिनमें से अधिकांश प्रिंसली स्टेट थे, में से भारत के हिस्से में आए रजवाड़ों ने एक एक कर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। या यूं कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन ने हस्ताक्षर करवा लिए। बच रहे थे केवल हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल। इनमें से भोपाल का विलय सबसे अंत में भारत में हुआ। भारत संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत भोपाल थी, क्योंकि पटेल और मेनन को पता था कि भोपाल को अंततः मिलना ही होगा। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुका था, तो कश्मीर स्वतंत्र बने रहने की जूनागढ़, कश्मीर तथा हैदराबाद तीनों राज्यों की सेना की मदद से विलय करवा लिया गया, किंतु भोपाल को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। अंततः 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। केंद्र द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर श्री NB बनर्जी ने कार्यभार संभाल लिया और नवाब को मिला 11 लाख सालाना का प्रीवी पर्स। भोपाल का विलीनीकरण हो चुका था। लगभग 225 साल पुराने नवाबी शासन का प्रतीक रहा तिरंगा काला, सफेद और हरा कलर का लाल कोठी से उतारा जा रहा था। भारत संघ का तिरंगा केसरिया, सफेद और हरा चढ़ाया जा रहा था। तो कुछ इस तरह भारत में भी सभी रियासतों को जोड़ा गया। बात करें संपत्ति के बंटवारे की, तो ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खींचने लगी। गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजे, जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था।
दबाव बढ़ने के लिए अनशन भी गांधी जी ने शुरू कर दिया। भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। 22 अक्टूबर सन 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उसमें पूर्व माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए की राशि देने का परामर्श किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के दृष्टिगत यह राशि देने को टालने का निर्णय लिया, किंतु गांधी जी ने उसी समय यह राशि तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत दे दी गई। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को उनकी हत्या करने का एक कारण बताया। नाथूराम गोडसे का यह दुष्कृत्य अत्यंत निंदनीय था, जिससे किसी भी एक रूप में क्षमा नहीं की जा सकती। गांधीवादियों का मत था कि महात्मा गांधी प्राणी मात्र को एक समान दृष्टि से देखते थे, किंतु तत्कालीन तनाव के माहौल में ऐसा भी उत्कृष्ट चिंतन सिर्फ महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति ही कर सकते थे। इसी कारण आम जनमानस उनकी इस उत्कृष्ट भावना को समझ न सका और उनके विरोध खड़ा हो उठा। गांधी जी की यह उदारता लोगों को देश के हित में विरुद्ध लगने लगी और अपनी इस उदारता का परिणाम गांधी जी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बेशक महात्मा गांधी की हत्या देश के लिए एक दुर्भाग्य था। बात करें दंगों की, तो बहुत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक ढंग से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गई थी। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेवारी भारत और पाकिस्तान की सरकारों के सर पर आई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत सारे लोग इधर से उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध नहीं थे। फलस्वरूप दंगा हुआ और बहुत से लोगों की जान गई। बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाजा लगाया जाता है इस दौरान लगभग 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गए, कुछ दंगों में तो कुछ की मुश्किलों में। बहुत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं किया, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गई थी। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान के सिर पर मढ़ दी गई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत से लोग इधर से उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा से निपटने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं थे। परिणाम स्वरूप दंगा हुआ और बहुत से लोगों को अपनी जान जोखिम में जानी पड़ी। आलोचकों का मत है कि आज़ादी के समय हुए नरसंहार व शांति के लिए अंग्रेजों द्वारा समय पूर्व सत्ता हस्तांतरण करने की शीघ्रता व तत्कालिक नेतृत्व की अदूरदर्शिता उत्तरदायी थी। दौरान लगभग 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,50,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए। इसमें से 78% स्थानांतरण पश्चिम में मुख्यतः पंजाब में हुआ। इस भीषण नरसंहार के बाद महिलाओं को अपमान और तिरस्कार का शिकार होना पड़ा। गर्भवती महिलाओं को गर्भपात कराने और अपने बच्चों को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इसके परिणाम स्वरूप हजारों बच्चों और माताओं को विस्थापित करना पड़ा। इन महिलाओं में से जन्मे बच्चों को वैध नहीं माना जाता था और अक्सर उन्हें मां की सहमति के बिना गोद ले लिया जाता था। जिन लोगों ने बच्चों को गोद लिया था वे अक्सर उन बच्चों को घरेलू श्रम में उपयोग किया करते थे। विभाजन ने लोगों को उनके पैतृक घरों से विस्थापित कर दिया, उनके जीवन को उखाड़ फेंका और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस कारण महिलाओं को सम्मान और अधिकार की वस्तु के रूप में देखे जाने लगा। इस पितृसत्ता को बढ़ावा दिया और हजार परिवारों में व्यवधान पैदा हो गया। हानि और शोक की दुनिया में दो अलग अलग देशों का उदय हुआ, पाकिस्तान और भारत। इस नरसंहार के वर्षों बाद दादा दादी अपने बच्चों की पहली बार मिल रहे हैं। पति पत्नी लंबे युद्धों के बाद एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। हर कदम खून और विनाश के साथ इतिहास का एक हिस्सा बन गया, जिस पर हम कभी गर्व नहीं कर सकते। कोई केवल प्रार्थना ही कर सकता है कि यह इतिहास कभी भी अपने आप को न दोहराए और भविष्य में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत न हो। अंत में विश्व प्रसिद्ध शायर की एक शायरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंत में दोस्तों, आप सभी को यह बात पे गर्व होना चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं। हम सभी को यह स्वतंत्रता हजारों नरसंहारों के बाद मिली। हजारों हिंदू भाइयों ने अपने सिर कटवा दिए, हजारों हिंदू बहनों ने अपने आप को लुटने दिया, हजारों मुसलमान बहनों ने अपने घर को उजड़ते हुए देखा। इसीलिए हमें जो कुछ भी मिला है उसमें खुशी प्राप्त होनी चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। और इसी पर एक छोटी सी कविता है।
कि दे सलामी इस तिरंगा को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझमें जान है। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हम, कोई पूछ कौन हो तो गर्व से कहे भारतीय हैं हम। मैं भारत बरस का हरदम अमित सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। वो जिंदगी का क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में ना लिपटी हो। इन पंक्तियों के साथ मैं आप सभी से विदाई लेता हूँ। चैनल में बने रहने के लिए और ऐसी ही वीडियो को पुनः से प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बोलिए भारत माता की जय।